मैं नेट में देख रहा था 43 हो गया था कल परसों, 42 43 ऐसा ही चलेगा 3 दिन और डन। और सब बताइए, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए, हम लोग शुरू करने वाले हैं आज का सेशन। आज का सेशन किसके ऊपर है? नॉलेज के ऊपर, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन ऑफ Yes, sir. मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉलेज। किसी को कोई आइडिया है इसके बारे में? मतलब नॉलेज के ऊपर हम लोग बात करते हैं, किस तरीके से वो मैनिफेस्ट होता है? एनी आइडिया प्लीज कंट्रीब्यूट so that we can get knowledge more. Hello Simple ma'am, good evening. ओके सो जैसे हमने पहले भी किया है, हमारे वेबिनार किया है नॉलेज के ऊपर। सो आज हम बात करेंगे नॉलेज का मैनिफेस्टेशन कैसे होता है। ठीक है, नॉलेज का मैनिफेस्टेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, किस तरीके से होता है? सबसे आगे हम लोगों को ये जानना है। हेलो गोपा मैम, गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. कल्पना जी, हेलो सिंपल मैम। सो नॉलेज का मैनिफेस्टेशन जानने के लिए हमें एक चीज देखना पड़ेगा, दैट इज कि नॉलेज का रिक्वायरमेंट पहले हमें चाहिए कि कहाँ पे है, नॉलेज का रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, एंड इस नॉलेज को मतलब when we shall get actually satisfied after getting the knowledge. Is it clear? मैं कुछ कुछ पॉइंट बताऊंगा, इट्स लाइक ए थ्योरी पोर्शन। सो ऑब्वियसली कोशिश करना राइट डाउन करने की, जहाँ पे नहीं होगा मुझसे पूछ लेना, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, जैसे नॉलेज का जरूरत कहाँ पे है वो सबसे पहले हमें जानना है, नहीं तो नॉलेज अनसेटिस्फाइड रह जाते हैं, हम सब लोग अनसेटिस्फाइड रह जाते हैं ओनली फॉर दिस रीजन। ठीक है, नॉलेज का जरूरत कहाँ पे है? इज इट क्लियर? हेलो नीता जी, गुड इवनिंग। सो सिमिलर वे, इन सिमिलर वे हमें ये भी जानना जरूरी है कि नॉलेज, हाउ मच नॉलेज वी शुड नीड एक्चुअली। इज इट क्लियर? हाउ मच नॉलेज वी शुड नीड एक्चुअली इन आवर लाइफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम कि हम लोग को जितना एक्सपेक्टेशन था कि कितना नॉलेज मुझे चाहिए, उस नॉलेज के ऊपर कितना टाइम मुझे डिवोट करना होगा। इज इट क्लियर? सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया कि वो नॉलेज कहाँ से मुझे मिलेगा, कहाँ पे मुझे कितना नॉलेज मिलेगा, मतलब नॉलेज का डेंसिटी, नॉलेज का वॉल्यूम, नॉलेज का डेंसिटी एंड नॉलेज का मास जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोगों को ये भी जानना जरूरत है कि नॉलेज के साथ, हेलो गुड इवनिंग सिंधु मैम, नॉलेज के साथ एक एक चीज हम लोग जोड़ लेते हैं। नॉलेज इज क्या होता है? नॉलेज इज जस्ट लाइक ए वेरी प्योर क्वेश्चन, इससे ज्यादा प्योरेस्ट क्वेश्चन और दुनिया में नहीं है। अंडरस्टूड? सपोज कोई कहता है व्हाट इज नॉलेज, दिस इज द प्योरेस्ट क्वेश्चन इन द वर्ल्ड। ठीक है, एंड सबसे पावरफुल वर्ड द नॉलेज। एंड ये क्या करता है एक्चुअली? एक नया मतलब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं इंट्रोड्यूस करूंगा जो सबको जानना जरूरी है कि नॉलेज के साथ इंफॉर्मेशन का क्या रिश्ता है। ठीक है, सो नॉलेज अगर क्या होता है कोई कहता है, तो आपका क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इंफॉर्मेशन प्लस रिक्वायरमेंट इक्वल टू, यही कन्वर्ट होके नॉलेज में बदल जाता है। इज इट क्लियर? इंफॉर्मेशन तो हर जगह पे रहता है ना, लेकिन वो जब आपको जरूरत होगा तो ही वो नाम बदल के कन्वर्ट होके नॉलेज बन जाते हैं। इजंट इट? यह तक समझ में आया सबको? सर लास्ट पॉइंट और एक बार रिपीट कीजिए।
नॉलेज के साथ मतलब इंफॉर्मेशन का क्या रिश्ता है, ठीक है? नॉलेज के साथ जब हम रिक्वायरमेंट ऐड कर लेते हैं, तो वो कन्वर्ट होके सॉरी इंफॉर्मेशन के साथ रिक्वायरमेंट ऐड कर लेते हैं तो कन्वर्ट होके नॉलेज बन जाते हैं। एंड इसके बाद आते हैं क्या? इसके बाद आते हैं नॉलेज के साथ एक रिश्ता होता है सैल्वेशन का, सैल्वेशन, और जिसको आप लिबरेशन भी कह सकते हो। इज इट क्लियर? सो लिबरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? लिबरेशन का फॉर्मूला इज वेरी क्लियर, इजी, दैट इज, और सैल्वेशन का फॉर्मूला होता है नॉलेज प्लस रियलाइजेशन, नॉलेज प्लस रियलाइजेशन। इज इट क्लियर? सो नॉलेज एंड रियलाइजेशन ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है, एंड इसी को हम आप कह सकते हो कंट्रक्शन एंड रिलीज, ठीक है? इसी को आप कह सकते हो कंट्रक्शन एंड रिलीज। यहां तक क्लियर हुआ सबको? सो नॉलेज एंड रियलाइजेशन ये दोनों एक साथ मिलके क्या होता है? ये ये दोनों एक साथ मिलके होता है सेल्वेशन, ठीक है? एंड ये सेल्वेशन कहाँ से होता है? सेल्वेशन कोई भी जगह से हो सकता है। सेल्वेशन का मतलब क्या है? हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मुक्ति कहता है, ठीक है? सो अगर आपको कहते हो कि मुझे मुक्ति कहाँ से मिलेगा, तो अगर हम लोग बहुत ज़्यादा पुअर हो जाऊँगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि मैं अगर थोड़ा अमीर हो जाऊँगा तो मुझे इस पुअर ज़िंदगी से मुक्ति मिल जाए, ठीक है? तो ये भी तो एक सल्वेशन है, जहाँ पे आपको क्या चाहिए? सेम थिंग, नॉलेज एंड रियलाइजेशन। कितना ज़्यादा मुझे नॉलेज चाहिए, कहाँ पे चाहिए, किस तरीक़ा से मुझे इस नॉलेज को एक्वायर करना होगा, वो हम लोगों को एक बार जान लेंगे, तो ऑटोमेटिक रियलाइजेशन बाद में आ जाएगा। तो एक चीज़ मैं इंट्रोड्यूस ज़रूर करूँगा कि नॉलेज 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, 3 जगह पे ऊपर, ठीक है? एक होता है नंबर 1 इज़ नॉलेज कैसे मिलेगा? कि नॉलेज कैसे मिलेगा? ये आपके परसिस्टेंसी से, इज़न्ट इट? हमारा परसिस्टेंट नेचर से नॉलेज मिलता है, ठीक है? नेक्स्ट नंबर 2 डिटर्मिनेशन, नंबर 2 इज़ डिटर्मिनेशन। सबको समझ में आ रहा है? डिटर्मिनेशन। एंड नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज रियलाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है? मैक्सिमम टाइम हम लोगों को ऐसा होता है कि हम लोगों को नॉलेज का ज़रूरत है, लेकिन हमें नहीं पता चलता है कि नॉलेज कहाँ से मुझे मतलब उस ज़रूरत कहाँ पे है एक्चुअली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। सपोज मुझे, अगर मैं एमएससी मतलब मास्टर डिग्री कंप्लीट करूंगा, अगर मैं मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रहा हूं, तो मुझे सपोज एक जॉब मिलेगा जिस जॉब का सैलरी हो सकता है सपोज 50,000 रुपीज। एंड लेकिन मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ, एंड जहां से मुझे एक जॉब मिला है, एंड वहां पे मुझे 30,000 रुपीज मिल रहा है, ठीक है? तो मुझे तो नहीं पता कि मास्टर डिग्री करने से 50,000 मिलेगा। तो देखिए, मैं 30,000 लेके ही बहुत ज़्यादा अगर हैप्पी रह जाऊँगा, तो मुझे उस जो रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा 20,000 एक्स्ट्रा अर्निंग करने का, उस रिक्वायरमेंट का नॉलेज ही मुझे नहीं रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? एनी क्वेश्चन? समझ में आया सबको? यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइए कि यहाँ पे मैंने जैसे 3 चीज़ मैंने कहा, नॉलेज किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एक होता है डिटर्मिनेशन, 2 होता है परसिस्टेंसी, एंड 3 होता है रियलाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज। उस नॉलेज का ज़रूरत कब है? सपोज़ मुझे फुटबॉल खेलना नहीं आता, फुटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मुझे क्या है? मैं तो दूसरा काम करता हूँ, मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है फुटबॉल खेलने का, तो उस नॉलेज का भी ज़रूरत नहीं पड़ा मुझे। अगर लेकिन एक दिन आ गया, कोई और पूछ रहा है कि सर फुटबॉल कैसे खेलना आता है, तो उस टाइम मुझे
पता लग रहा है कि एक टाइम मुझे इसका नॉलेज लेना चाहिए था, इज़न्ट इट? अगर उस नॉलेज पहले से था मुझे, तो मैं अभी फुटबॉल के बारे में कुछ कह देता उसको। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये होता है रिक्वायरमेंट, द रियलाइजेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? तो फर्स्ट हमने क्या, फर्स्ट एक बार और रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट हमने क्या देखा था कि नॉलेज का जरूरत कहां पे है, ये हमें जानना चाहिए। नॉलेज को जानने के लिए कितना टाइम डिवोट करना होगा, वो हमें जानना चाहिए। एंड नॉलेज के ऊपर कितना, उस नॉलेज को कितना मैं रियलाइज कर सकता हूँ, वो भी जानना चाहिए। ठीक है, तो जैसे नॉलेज का एक फॉर्मूला मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन प्लस रिक्वायरमेंट इक्वल टू नॉलेज हो जाते हैं, वही कन्वर्ट होके नॉलेज होता है। उसके बाद आते हैं नॉलेज के साथ सैल्वेशन का क्या रिश्ता है। तो सैल्वेशन इक्वल टू, जिसको आप मुक्ति कह सकते हो, सो सैल्वेशन इक्वल टू नॉलेज प्लस रियलाइजेशन। यहां तक क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमें दो चीज हमारे सामने आया, दो चीज, एक होता है नॉलेज, दूसरा होता है रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज। क्लियर सबको? एक होता है नॉलेज, दूसरा होता है रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो जैसे नॉलेज तीन जगह के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज कहाँ किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कोई बता सकते हो? रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज डिपेंडेंट है दो जगह के ऊपर, दैट इज योर डिवोशन, दैट इज योर डिवोशन, एंड नंबर टू दैट इज योर लव। लव एंड डिवोशन, इसके ऊपर डिपेंडेंट है आपका रियलाइजेशन। इजंट इट? समझ में आ रहा है? लेकिन एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊंगा, इस डिवोशन एंड रियलाइजेशन, ये तो हो गया रियलाइजेशन वाला पार्ट, डिवोशन एंड लव। एंड सेकेंड जो था, जो नॉलेज, जो तीन चीज के ऊपर डिपेंडेंट था, है ना? लेकिन हमें क्या होता है, उस तीन चीज अगर हम अचीव कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमें नॉलेज मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं कब ये नहीं मिलता है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है इन जगह पे ऊपर। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, एक कॉन्सेप्ट में मैं बता रहा हूं, ये जो टोटल नॉलेज होता है पांच चीजों से कवर अप हो जाते हैं। तो वो पांच चीज, दैट इज कॉल्ड एडिको कॉन्सेप्ट, एडिको, ADICO। ठीक है, तो ये पांच चीज जो होता है, इस पांच चीजों से नॉलेज ढका हुआ रहता है। अगर हम नॉलेज को जानने की कोशिश करेंगे तो पहले इस पांच चीजों से मुक्ति मिलना चाहिए, इसीलिए मैंने सैल्वेशन वर्ड को इस्तेमाल किया। समझ में आया? तो ये पांच चीज क्या है, लिख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज एडिको, ADICO। दैट इज फर्स्ट इज A फॉर एडिक्शन, A फॉर एडिक्शन, D for delusion, D for delusion, I for illusion, C for confusion, and O for obsession। ठीक है, तो ये पांच चीजों के ऊपर टोटल, मतलब ये पांच चीज एक डिमन की तरह इस नॉलेज को कवर अप करके रखता है। अंडरस्टूड? इसीलिए हमें नॉलेज का रिक्वायरमेंट ही नहीं होता है, रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आता है। हाँ, क्या? सी फॉर कंफ्यूजन। ठीक है, अच्छा, इन सिमिलर वे अभी हमें एक चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज, जो थोड़ी देर पहले कहा मैंने। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज कैसे हम जान सकते हैं, कहाँ पे मुझे नॉलेज का जरूरत है एक्चुअली। ठीक है, पहले वी नीड टू क्लियर दैट यहाँ पे जो मैंने पांच को जो नाम मैंने लिया है, वो पांच चीजों को आप जस्ट फॉर टाइम बिंग आप ईगो नाम से पुकार सकते हो। ठीक है, ईगो नाम से पुकार सकते हो इसको। ठीक है, तो ईगो प्लस रियलाइजेशन, यहाँ पे दो चीज प्रोडक्शन हो रहा है, ईगो एंड रियलाइजेशन, मतलब नॉलेज का रियलाइजेशन।
तो जब भी हम नॉलेज को पाने की कोशिश करते हैं तो उस रियलाइजिंग कैपेबिलिटी एंड ईगो, इन दोनों में फाइट चलता रहता है। गेटिंग माय पॉइंट? सपोज मैं आपसे अपने आप को बहुत बड़ा मानता हूं, ठीक है, तो ये मेरा ईगो हो जाएगा। तो उस टाइम में अगर सपोज मुझे जरूरत हुआ, मुझे सिंपल मैम से कुछ चीज जानना है, तो मुझे एक ईगो में लग रहा है कि मैं उससे पूछूंगा, वो तो मेरा स्टूडेंट है, उससे मैं क्यों पूछूंगा? गेटिंग माई पॉइंट? किस तरीके से ये यहाँ पे क्या डिस्टर्ब कर रहा है, क्या मेरा ईगो। एंड ये ईगो बनता कैसे है? वो 5 चीजों से, डिल्यूशन, इल्यूशन, कंफ्यूजन, और क्या, ऑब्सेशन, एडिक्शन। ठीक है, ये 5 चीजों से ये बनता है। एंड इसी को आप, जैसे हम लोग माया कहते हैं, इसी को माया भी कह सकते हो, इजंट इट? सर एडिको में आई मीन आई फॉर इल्यूशन, इल्यूशन, इल्यूशन। ओके ओके। ठीक है, अच्छा। तो अभी हम देखेंगे एक खूब बहुत सुंदर सा एक कैरेक्टर देखेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज एक बेबी का जन्म हुआ है एंड द बेबी इज क्राइंग, क्राइंग फॉर मिल्क। ठीक है, उसे कुछ खाना चाहिए। कोई आप लोग मुझे एक चीज बताइए, वो बेबी खाने के लिए रो रहा है, क्राइंग फॉर मिल्क। एंड जब भी हम लोगों को भूख लगते है, फॉर ए एडल्ट पर्सन, हम लोग रोते नहीं है। व्हाई? व्हाट इज द डिफरेंस? ईगो। ईगो कहाँ पे आया है? बताइए। हम बोलकर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमें भूख लगा है, लेकिन बेबी नहीं बोल सकते ना, इसीलिए वो एक्सप्रेशन रोके करते हैं। हाँ, तो और हमें शायद कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे हम बाहर गए किधर खाने का कुछ नहीं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट बेबी छोटा है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, वेरी गुड। सो देखिए, मेरा क्वेश्चन था, वो रो रहा है, कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहा हूं, वो रो रहा है, क्राइंग। एंड व्हाई वी आर नॉट क्राइंग? क्राइंग एंड नॉट क्राइंग। सर हमको पता होता है कि हमें इजीली खाना मिल जाएगा। So because we have the realization. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एक चीज और, इसी रियलाइजेशन को थोड़ा दूसरे एंगल से, थोड़ा नेगेटिव एंगल से देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, Baby believe that they get what they want by crying. यस, यस। सो आप इसको इस तरीके से देखो, वो बेबी का एक नेचुरल नेचर है, वो गॉड गिफ्टेड नेचर है, इजंट इट? एंड इसी गॉड गिफ्टेड नेचर, क्राइंग वाला नेचर तो आप में भी है, मुझे भी है। कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा तो हम लोग भी रो पड़ेंगे। कितना दूर कंट्रोल करोगे आप, इजंट इट? तो आप उस बेबी के जो क्राइंग वाला नेचुरल टेंडेंसी को आप यहाँ पे एक शेप कर रहे हो, है ना? एक शेप देके दूसरे तरीके से आप इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। सपोज मुझे भूख लगा है, तो मैं अपने मम्मी को कहूंगा, मम्मी मुझे भूख लगा है, मुझे खाने दो। तो मम्मी कहेगा कि थोड़ा रुक जा, मैं कर रहा हूँ। तो मैं रुक सकता हूँ वहां पे। तो मैं एक शेप को, ऐसा नहीं कि मम्मी के पास जाके मैं रो रहा हूँ खाने के लिए, ठीक है? तो एक शेप देने की कोशिश कर रहा हूं उस जो क्राइंग वाला पैटर्न को, इजंट इट? एंड ये शेप कैसे पता चलेगा, ये शेप कौन सा शेप अच्छा है, कौन सा शेप बुरा है? हम लोग नेचुरल नहीं है, यही मैं कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो शेप हमारे, हम लोग एक आदत बन जाते हैं, इजंट इट? इस शेप को एक मेंटेन करने के लिए। सपोज मैं बहुत ज्यादा एक क्रिमिनल हूं, तो एक क्रिमिनल होके भी अगर मेरे सामने कोई बहुत बड़ा एक आदमी आ जाए, मैं उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से निभाऊंगा अपने दोस्ती, मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा होगा। तो ये क्यों हो रहा है? एक शेप, मैं अपने बिहेवियर का एक शेप देने की कोशिश कर रहा हूं, इजंट इट? दिस इज नॉट नेचुरल, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। एंड इसी बिहेवियर को, ये बिहेवियर क्रिएट होता है उस 5 जगह के ऊपर, जो मैंने कहा, जिसको आप ईगो कह सकते हो और माया कह सकते हो, जो एडिको, जो मैंने कहा। क्लियर हुआ? सो वी आर जस्ट शेपिंग आवर डिमांड इन ए डिफरेंट वे। मुझे फूड चाहिए,
मैंने कुछ काम ज्वाइन कर लिया, मैंने आपको ग्राफोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दिया, मुझे अर्निंग होने लगा, इज़न्ट इट? मुझे फूड चाहिए इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ, तो मैं एक शेप कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने माँ के पास जाके रो रहा हूँ, मुझे खाना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट, ये जो शेप ऑफ डिमांड, जो जैसा मैंने कहा, ये दिस इज वेरी स्वीट कॉन्सेप्ट, दिस इज वेरी स्वीट कॉन्सेप्ट, बट मोस्ट डेडलीस्ट पॉइजन इन द वर्ल्ड एक्चुअली, ठीक है, मोस्ट डेडलीस्ट पॉइजन इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंड ये जैसे नॉलेज, जैसे मैंने कहा, 5 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलर वे में अगर हमें इसी शेप ऑफ डिमांड के लिए, सपोज कोई जॉब करने वाला है, जॉब कर रहा हूं मैं, कोई अच्छा वाला जॉब कर रहा हूं एंड कोई बुरा वाला जॉब कर रहा है, कोई एक क्रिमिनल है, वो भी तो इस फूड के लिए ही है ना। तो हमारा जो नेचुरल टेंडेंसी है, उसी नेचुरल टेंडेंसी को अच्छी तरीके से शेप करने के लिए एंड उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई अच्छा काम या बुरा काम, ठीक है, कोई अच्छा काम करता है, कोई बुरा काम करता है। तो अभी हमें एक चीज जानना है कि जब भी हम बुरा काम करते हैं, ये सब होता है उस एडिको के वजह से ही। एंड ये कैसे क्यों होता है? जैसे हम लोगों के पास 2 एनर्जी होता है, एक मेल एक फीमेल, उसी मेल एंड फीमेल का एनर्जी हम लोगों में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होता है, हमारे बॉडी का भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है, उस पर इफेक्ट करता है। एंड हमारा बिहेवियर भी उसी तरीके से प्रोडक्शन भी होता है। मैं हैंडराइटिंग से भी दिखाऊंगा कुछ देर बाद, अब सब देख लेना किस तरीके से ये होता है। जो नॉलेज होता है, ये होता है हमारा सुप्रीम कॉन्सेप्ट, सुप्रीम, इससे ऊपर और कुछ नहीं है, ठीक है। एंड जस्ट फॉर क्लैरिफाई मैं सबको कह देता हूँ, नॉलेज इज जस्ट लाइक अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो उसको हम कृष्णा कहेंगे। नॉलेज इज जस्ट लाइक ए कृष्णा, और इसको हम पुरुष कह सकते हैं, और बाकी सब लोग होता है प्रकृति, जिसको हम कहते हैं, है ना। तो एक पुरुष एंड एक प्रकृति। तो वो जो एडिको कॉन्सेप्ट मैंने कहा, ये सब प्रकृति का पार्ट है, पूरी प्रकृति है ये टोटल। एक होता है पुरुष जो टोटली अनबॉर्न है, वो जहां पे था, नॉलेज एवरीवेयर, नॉलेज इज एवरीवेयर, नॉलेज जहां पे है वहीं पे रहता है। लेकिन इसी प्रकृति आपके मन में उस रिक्वायरमेंट का जन्म देता है कि अभी आपको इस नॉलेज को एक्वायर करना है। अंडरस्टूड? गेटिंग ऑल ऑफ यू? मुझे ड्राइविंग नहीं आता, तो अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, जरूरत पड़ जाएगा, तो मुझे ड्राइविंग करना ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है थोड़ा थोड़ा ड्राइविंग मुझे आता है अगर, तो मैं अच्छी तरीके से कोशिश करना शुरू कर दूंगा मैं। तो ये रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए, नॉलेज को जानने के लिए ये रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। तो एक होता है यहाँ पे मैंने बताया, एक नॉलेज, एक एडिको, मतलब नॉलेज को आप विद्या कह सकते हो, एंड एडिको मीन्स प्रकृति, दैट मीन्स अविद्या जिसको हम कहते हैं। अंडरस्टूड ऑल? तो यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस होता है, जो हम लोग बहुत ज्यादा उस अविद्या और प्रकृति उसको लेके पड़ा हुआ रहता है, एंड इसीलिए नॉलेज नहीं मिलता। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जब मैं छोटा था, मेरे पापा ने मुझे कैंडी दिया था, एंड उस कैंडी के लिए मैं रो रहा था उसके पास, एंड वो कैंडी मिलने के बाद मैं सब कुछ भूल के उस कैंडी को ही लेके चला गया इधर उधर। देखिए, अभी मैं उस कैंडी को एंजॉय कर रहा हूं, लेकिन कैंडी देने वाला कौन है? मेरे पापा। उसका कोई कैरेक्टर ही मैंने एंजॉय नहीं किया, इजंट इट? हम लोग ओनली उस कैंडी जो मुझे गॉड दे रहा है ना, तो उसका कैरेक्टर में एंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूं, एंड इसी को कहते हैं अविद्या। गेटिंग ऑल ऑफ यू? एंड जो अल्टीमेट सुप्रीम नॉलेज है, उसको मैं एंजॉय करना नहीं चाहता हूं, उसको मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसका अभी। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं इतने टाइम से। ये कंफ्यूजिंग एरिया है थोड़ा जो मैंने बता रहा हूं। तो ये जो लिबरेशन है और सेल्वेशन है और प्योर हम लोग कह सकते हैं, इसी को आप सबको समझ में आ गया, इसी को नॉलेज कह सकते हैं इसको, इजंट इट? तो सिमिलर वे में रेस्ट, नॉलेज एक साइड में रखोगे तो बाद में जो बचा रहेगा सब कुछ होता है ये एडिको वाला एरिया।
ठीक है, तो थोड़ा और ज्यादा डीप एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, इस नॉलेज को अगर हम एडिको एंड नॉलेज, ये एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है ना? कैसे, किस तरीके से अट्रैक्शन होता है? जस्ट फॉर एग्जाम, मैं हैंडराइटिंग से बता रहा हूं थोड़ा, देखिए किस तरीके से ये इफेक्ट करता है। देखिए, सी, अगर मैं इस तरीके से सी लिखूंगा, COW, अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा COW काउ, ठीक है, तो ये मुझे छोटे से उम्र से मेरे टीचर ने मुझे ऐसे सिखाया है, ये बुक में भी मैंने ऐसे पढ़ाया है, ठीक है। लेकिन मैं इसको चेंज करके, अभी सपोज मैं कोई ऐसे लिख रहा है, कोई ऐसे लिख रहा है, isn't it? देखिए यहाँ पे शुरू हो रहा है क्या, ये जो आपने एक्स्ट्रा एक जगह पे एक कनेक्शन दे दिया, ये कनेक्शन वाला जगह, ये कनेक्शन क्या कोई बुक में तो नहीं है ना? ये कनेक्शन, ये आपने अपने जरूरत के हिसाब से आपने दिया है ना? तो इस कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? अट्रैक्शन कहते हैं। अंडरस्टूड? दिस इज द अट्रैक्शन एरिया। एंड इसी अट्रैक्शन किस तरीका से वहां पे किस शेप में होता है, उसी को कहते हैं एडिको। अट्रैक्शन एंड एडिको, समझ में आ रहा है? फिर से कहता हूं, समझने की कोशिश कीजिए। COW काउ आप सबको पता है, एंड C के साथ O को मैं कनेक्शन करूंगा, तो ये करूंगा, इसको कहता है अट्रैक्शन। एक लेटर के साथ दूसरे लेटर का एक अट्रैक्शन होता है। मैं कितना अट्रैक्टेड हूं दूसरे लेटर के साथ, क्लियर हो रहा है? लेकिन किस तरीका से मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं उस लेटर को, उसको कहता है, वो इंडिकेट होता है द एडिको कॉन्सेप्ट। अंडरस्टूड? सपोज मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो इस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा नॉट आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है? मेरे ईगो के वजह से हो रहा है, isn't it? मेरे ईगो के वजह से ऐसा हो रहा है। अंडरस्टूड ऑल? तो इस ये एक कैरेक्टर मेकिंग कर देगा आप में, दूसरा नॉट आ जाएगा तो दूसरा कैरेक्टर मेकिंग कर देगा, है ना? तो ये सब आपके, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन मैंने कहा, एक विद्या एक अविद्या, ठीक है, वो अविद्या वाला चैप्टर से ये आ रहा है। क्लियर हो रहा है सबको? सिमिलर वे में अगर हम हैंडराइटिंग से भी देखेंगे टोटल, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। कोई देखिए, ये एडी को कहाँ से आते हैं, एडी को कहाँ से आता है? कोई देखिए, कोई टोटल ऑल लेटर्स आर कनेक्टेड, ऑल लेटर अपने आप को छोड़ ही नहीं सकता लेटर से, तो वहां पे क्या होगा? ऑब्सेशन आ जाता है ना, ऑब्सेशन आ जाते हैं, ऑल लेटर्स आर कनेक्टेड। और कोई ऐसा भी हो सकता है, लेटर्स आर कनेक्टेड प्लस वेरी वेरी हाई इंक फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है, दैट इज ऑल्सो एंड नेगेटिव थिंग्स इन हैंडराइटिंग, ठीक है। एंड कोई ऐसे भी कर रहा है इस तरीके से, सपोज, सॉरी, इस जगह पे देखिए कैसा हो गया, इस जगह को देखिए कैसा हो गया। तो ये हमारे ब्रेन के ऊपर अफेक्ट करेगा ऑब्वियसली, एंड हमारे साइकोटिक नेचर के ऊपर इसका इफेक्ट रहता है, साइकोटिक नेचर के ऊपर इसका इफेक्ट रहता है बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड इसमें से डिल्यूशन भी क्रिएट हो सकता है, डिल्यूशन क्रिएट होता है इन जगह से, डिल्यूशन का जन्म होता है इन जगह से, जैसा ऑब्सेशन का जन्म हुआ, डिल्यूशन का जन्म होता है इन जगह से, डिल्यूशन, इल्यूशन, इन सब का जन्म होता है इन जगह से। क्लियर हो रहा है सबको? एंड कोई अगर ऐसे, सपोज ऐसे लिख रहा है, ये गैप आ रहा है, ये गैप हो रहा है, कोई ऐसे लिख रहा है, लेटर M,
letter N, letter W, letter U, अंडरस्टूड? लेटर T लिख रहा है इस तरीके से, लेटर D, ठीक है? इज इट क्लियर? चलो एक और थेरेपी मैं दिखा देता हूं, लेकिन ये EL वाला थेरेपी अगर कोई करेगा, इसके साथ अगर इसके साथ मस्ट एक और थेरेपी करना पड़ेगा, वही मैं दिखा रहा हूं। अंडरस्टूड ऑल? मतलब जस्ट मिरर इमेज, ऊपर नीचे मिरर इमेज ऑफ EL, ठीक है? क्लियर हुआ सबको? तो अगर ये एक नंबर वाला करोगे तो दोनों एक साथ करना चाहिए, 16 लाइन एंड 16 लाइन, दोनों का इफेक्ट एक साथ करेगा 30 डेज, तो इफेक्ट बहुत अच्छा मिलता है। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन प्लीज? First one और second one ELLU1 और second one के साथ mirror image ELE उसके साथ mirror image। ये वाला एरिया एक साथ कीजिए एंड ये अलग अलग, ठीक है? ये अलग अलग। क्लियर हुआ सबको? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। सर इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा ये, मीन्स क्या हमको चेंज देखने को मिलेगा हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसे चेंज तो बहुत सारे आ सकते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, माइंड के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, बहुत सारा इफेक्ट होता है। मैं पर्टिकुलर आज का जैसे टॉपिक था मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉलेज, तो ये नॉलेज के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। जैसे लेटर जेड की तरह, जैसा मैंने कहा करवाया, जेड एंड वाई की तरह एक साथ मिला के, तो ये थेरेपी सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स के ऊपर एंड हमारे एनालिटिकल कैपेबिलिटी के ऊपर। मतलब एनालिटिकल कैपेबिलिटी कौन से जगह पे? जहां पे मेरा बेसिक नेचर है, जहां पे फूड, सेक्स, मटेरियल नेचर है हमारा, उस जगह पे अगर हम कंफ्यूजन रहते हैं ना, बहुत नेगेटिव डायरेक्शन पे हम जा सकते हैं। तो उसी जगह पे अगर हम एनालिटिकल कैपेबिलिटी बढ़ा देते हैं, तो उस जगह में कोई भी नेगेटिव डायरेक्शन पे हम नहीं जाएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन पे हम जाएंगे, तो नॉलेज भी पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। हमारा बैलेंस जो सत्य रजत तमगुण का जो बैलेंस होता है, तो तमगुण का जो एक बैलेंस है वो अच्छी तरीके से बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है? उसका इम्पैक्ट कम होना शुरू हो जाएगा। अंडरस्टूड? एंड सेकेंड वाला जो है, ये प्योर हमारे ब्रेन को यूटिलाइज करता है, ये हमारे मेमोरी पावर बढ़ाता है। ये नॉट ओनली मेमोरी, हमारे टोटल मेमोरी, दैट मीन्स शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इन सब के ऊपर इसका काम होता है, अच्छी तरीके से काम होता है। Understood? So which one, sir, for memory? जो ELL triple E, जैसा मैंने कहा, ठीक है? तो वो हमारे मेमोरी के ऊपर इफेक्ट करता है। नेक्स्ट नीचे वाला जो 1 2 करके मैंने दिखाया, ये दोनों एक साथ करने से बहुत फायदा मिल सकता है हमारे ब्रेन के नेचर के ऊपर। हमारे ब्रेन के नेचर मतलब क्या होता है? मतलब हमारे ब्रेन का जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों नेचर को एक साथ ये बैलेंस करने की कोशिश करता है। इज इट क्लियर? नॉट ओनली दैट, ये हमारे मेल एंड फीमेल दोनों एनर्जी को भी बैलेंस करने की कोशिश करता है। जैसे हैंडराइटिंग में बहुत सारे लोगों का बहुत सारे वेरिएशन रहता है, तो वेरिएशन ठीक करने में भी ये हेल्प करता है। अपर जोन वेरिएशन, लोअर जोन वेरिएशन, ये सब वेरिएशन को भी ये ठीक कर देता है, ठीक है? एंड कभी कभी बहुत सारे बच्चों को भी मैंने देखा है जो ये वाला करने से, मैं दिखा देता हूँ, ये करने से बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि उसका हाइट, जहां पे क्या करना चाहिए, मुझे एक्चुअली किसी से किस तरीके से बात करना चाहिए, ठीक है,
आप मेरे दोस्त हो तो एक तरीका से मैं बात करूंगा, आप मेरे एक फ्रेंड दूसरा वाला कोई और हो, पापा मम्मी हो तो अच्छी एक और तरीका से मैं बात करूंगा। तो मैं किसके साथ किस तरह का बिहेवियर मुझे करना है, ये बहुत अच्छी तरीके से इस थेरेपी हेल्प कर देता है। अंडरस्टूड? ये वाला एरिया, ये थेरेपी है। हाँ, किसके साथ किस तरीका से मुझे बात करना है। एंड किसी का फेस, बहुत लोगों को ये बीमारी होता है कि फेस याद नहीं रख सकता। अंडरस्टूड? किसी का फेस अच्छी तरीके से याद नहीं रहता या नाम याद नहीं रहता। ठीक है, मुझे अगर पूछोगे कि मैं सबके बारे में हर कैरेक्टरिस्टिक में बता दूंगा, लेकिन फेस एंड नाम सबके मैं याद नहीं रख पाता, आज भी याद नहीं रहता मुझे। तो ये बहुत हेल्प कर लेता है किसी को भी। ठीक है, अंडरस्टूड ऑल? Yes, sir. एनी क्वेश्चन प्लीज? शांति जी अंडरस्टूड? और जो है मल्लिका जी, ममता जी, राहुल जी, रंजीत सर, आर यू देयर? सिंधु मैम, एनीवे, तो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। ये कंफ्यूजन, थोड़ा कंफ्यूजिंग वेबिनार था, मुझे भी पता है, क्योंकि ये टफ है ऑब्वियसली, क्योंकि ये 70 नंबर वेबिनार है हम लोगों का। 70 डेज क्रॉस हो गया, 70 वीक्स एक्चुअली, 70 टाइम्स। सो थैंक यू ऑल। Thank you, sir. Thank you, sir. And congratulations Thank for you, the sir. 7th week, sir. थैंक यू ऑल, संडे मिलेंगे। थैंक यू, कमल। थैंक यू।